of Sai Photo Studio. Bipin Sai, one of the very finest cinematographer of सूरत गुजरात. आपकी कितनी पास गर्लफ्रेंड्स थी? बहुत लोगों को ऐसा भी मानना है कि फोटोग्राफर्स को वाइफ नहीं मिलती. कौन कह रहा माँ की कि आपने पहले से ये चीज सोची थी कि आपको सिनेमेटोग्राफर फोटोग्राफर ही बनना है? नहीं. मैं कैसे सीखा ये बहुत कम लोगों को पता है ये स्टोरी. तो मैंने बोला कि मैंने एक सीक्रेट सीखा है, आपको बनाना ना तो 10 रुपये लूंगा. This is business. और जब एक्सपायर हो जाते हैं ना उसको हमारे गुजराती में बेचना बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, कमेंट करते द ओनर ऑफ साई फोटो. तो मुझे पूछना ही था कि साई के पीछे का राज क्या है. हाय गाइस, वेलकम टू द हेतवी शोज इन द नेक्स्ट एपिसोड. और आज के हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जिनका नाम मुझे लग रहा है आप सबको पता ही होगा. बिपिन साई, वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट सिनेमेटोग्राफर ऑफ सूरत गुजरात, द साई फोटो स्टूडियो, द ओनर ऑफ साई फोटो स्टूडियो, जो हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हमारे साथ है. और मोस्टली हम शायद 7 या 8 साल से एक दूसरे को जानते हैं. मेरा पहला ब्राइडल शूट था, वहां पे हम लोग मिले थे और हमारी दोस्ती इतनी गहरी है कि हम लोग 8 साल से एक साथ वर्क कर रहे हैं. एंड इट्स वेरी प्लेजर सर टू हैव यू ऑन अवर पॉडकास्ट. बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे गेस्ट बन के हमारे पॉडकास्ट में हैं. सो वेलकम टू अवर पॉडकास्ट सर. थैंक यू सो मच हेतवी एंड योर टीम. मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके. आज हम बहुत सारी गॉसिप करने वाले हैं, बहुत सारी बातें करने वाले हैं. आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है. द हेतवी शोज का आई गेस दिस इज अ वेरी स्पेशल पॉडकास्ट, इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रही हूँ. आज के जो क्वेश्चंस हैं, आज के जो सारी सीक्रेट्स हैं उनकी लाइफ के, वो रिवील होने वाले हैं और थोड़ा सा क्रिस्प भी हम डालने वाले हैं आज के पॉडकास्ट में. लाइफ रिलेटेड नहीं बात हुई थी. हाँ वो तो साई फोटो स्टूडियो यस. नहीं, पर्सनल लाइफ रिलेटेड भी बातें होने वाली है जो मैंने उनको नहीं बताया था. तू झूठ बोल कर लाई थी मुझको, हैं? पर्सनल लाइफ तो यार सबको पता तो होना चाहिए कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आपकी कितनी पास गर्लफ्रेंड्स थी, आप रिसेंटली क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में. जोर जोर से बोल के लोगों को बता दे. और पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेटी हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है. याना के फोटोज वीडियोस देख के हमें सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है. शी इज रियली ब्यूटीफुल. सो पहला या हर पापा को लगता है आप पे गई है. ओके, सो मेरा पहला पॉडकास्ट का सवाल है कि आपने पहले से ये चीज सोची थी कि आपको सिनेमेटोग्राफर फोटोग्राफर ही बनना है या आपका कोई और करियर ऑप्शन भी था? स्टार्टिंग में आपने ये सा सवाल कर दिया, पूरी स्टोरी लाइन मुझे बताना पड़ेगा अभी जी. ऐसा कुछ चॉइस नहीं था. पहले तो मैं बता रहा हूँ ना कि हम जिस टाइम पे थे ना तब 3 इडियट्स नहीं आई थी. 3 इडियट्स मीन्स के उसमें बताया जाता है कि यार आपको क्या बनना है. तो उस टाइम पे ये चीज नहीं थी कि भाई कोई मूवी देख रहे हो उसमें बता रहे भाई बच्चा क्या बनना चाहता है उसको सपोर्ट करो. तब ऐसा था कि पैसा कहाँ से मिल रहा है वो काम करना है. तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं था. मैंने बहुत छोटे छोटे काम किए हैं. देन कुछ टाइम बाद ऐसा होता था कि भाई पढ़ाई लिखाई तो फिनिश हो चुकी थी, कर नहीं पाए थे. थोड़ा इश्यूज वगैरह होते हैं ना पहले के ज़माने में यार, मनी प्रॉब्लम वगैरह जी. तो उस टाइम पे एक फ्रेंड था मेरा क्लोज, केतन करके. तो वो स्कूल में पढ़ने जाता था और रात को उसके घर पे लाइट्स और कंप्यूटर दोनों थे. तो मैं रात को उसके घर पे जाता था और वो मुझे सिखाता था जो भी पढ़ के आता था. तो हर एक बार सैटरडे का टाइम था तो रात को मैं वहाँ पे सीखने गया. तो वो अपने कंप्यूटर पे वो ऋतिक रोशन के बॉडी में अपना फोटो फेस फिट कर रहा है. Okay. तो मैं बोला यार ये कैसे कर लिया यार, इतना अच्छा बॉडी बन गया. तो वो बोला ये फोटोशॉप है. मैं फोटोशॉप. तो बोला इसमें ऐसा ऐसा होता है, दूसरों के हीरोइन में अपने फेस फिट कर सकते हैं. मैं बोला यार मुझे सीखना है ये चीज़. तब मैं डायमंड में था, हीरा घसवानू. तो डायमंड में था. तो रात को हम लोग बैठते थे, हर सैटरडे को कुछ ना कुछ सीख के आता था. बेसिक सिखाते थे, एडवांस नहीं होता था उसमें. तो इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ने लगा, भाई ये तो अच्छा है. तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं था मैं फोटोग्राफी करूंगा, स्टूडियो करूंगा, ऐसा कुछ नहीं था. हीरा में था तो डायमंड में रोज सुबह से रात तक डायमंड में जाते थे हम लोग. तो वहाँ पे जाते वक्त मैं कोई अच्छा पिक्चर्स होता है ना तो तब वो छोटा सा फ़ोन था, मेरा तो नहीं था, मेरे साथ में जो डायमंड में थे ना उसके पास था. तो वो मैं कंप्यूटर से फ़ोटो खींचता था. जैसे कि मुझे सुनील शेट्टी सर बहुत अच्छे लगते हैं पहले से. ओके. तो उसके बॉडी में मैं अपना फेस चिपकाता था और वो फोटो में ले लेता था. सोनी एक्सपीरिया का फ़ोन था मेरा फ्रेंड का एक. तो मैं जब कारखाने में जाता था ना तो मैं आजू बाजू में सब बैठे हुए ना उसको दिखाता था
कि भाई ये देख मेरा, वो बोलते थे यार कैसे बनाया, क्योंकि उस टाइम पे ये मैजिक था, क्योंकि अभी सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह सब बहुत कुछ है, इंटरनेट भी है, बहुत सारी ऐसी हाँ, एप्लीकेशंस भी तब है। वो मैजिक जैसा था कि यार जी। इतना अच्छा बॉडी, इतना अच्छे कपड़े कैसे है। तो मैंने बोला कि मैंने एक सीक्रेट सीखा है, आपको बनाना ना तो 10 रुपये लूंगा। अच्छा। तो आते थे आजू बाजू के घंटी का जो बैठते थे ना ये डायमंड में, वो लोग आते थे, भाई मुझे ये बनाना है, मुझे ऐसा बनाना है, मुझे शाहरुख खान के ये वाले पिक्चर्स में बनाना है। तो मैं 10-10 रुपये लेता था और बनाता था। तो उस टाइम पे धीरे 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 मुझे ऐसा लगा कि भाई ये अच्छा है। कोई वेडिंग में होते थे हम लोग, तो मैं एज ए फोटोग्राफर नहीं था तब, तो वेडिंग में होते थे तो मैं दूसरे फोटोग्राफर को देखता था, जैसे कि मेरे मामा की शादी हुई, मेरे चाचा की शादी हुई, फुआ की, तो वहाँ पे मैं फोटोग्राफर को देखता था, भाई ये मस्त, इसका तो अच्छा है फोटो खींचना, मुझे भी आता है। मैं उसको बोलता था मुझे भी आता है, लेकिन क्या होता है ना, अभी जो दिख रहा है ना कि मुझे कोई बोलता है ना मुझे भी आता, तो मैं क्या सोच, भाई होता है, भाई होता है, सबको आता है, उसमें क्या नहीं। हाँ, लेकिन हाँ। वो टाइम अलग था, तो वो कोई ध्यान नहीं देता था उस टाइम पे। तो मैं बोला अभी मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो देन जैसे मैं बोला ना कि वो एक छोटे पिक्चर्स निकलता था, 10 रुपये लेता था, तो उसमें एक दिन हमारे बाजू में एक चाचा एक्सपायर हो गया था, तो उसके पास पासपोर्ट साइज का फोटो था। तो वो बोले कि यार इसको बड़ा करना है तो कैसे करें, तू तो फोटोग्राफी का थोड़ा बहुत करता है। तो मैं बोला हो जाएगा। तो मैं मेरे दोस्त के वहाँ पे गया, कंप्यूटर था वहाँ पे, तो मैंने उसको बोला इसको बड़ा करना है। तो उस टाइम पे स्कैनर होते थे, या तो हम दूसरी जगह पे गए स्कैन करने के लिए, 10 रुपये मैंने स्कैन का दिया था उस टाइम पे। फिर मैंने बड़ी साइज़ का उसको निकाला, दाग धब्बे निकालना नहीं आता था, तो बड़ी साइज़ का फ़ोटो निकाला, देन बड़ा किया, निकाल के उनको दे दिया, लेकिन दाग धब्बे रह गए थे, तो उसको अच्छा नहीं लगा था। उसको बोला साफ़ नहीं हुआ ऐसा। मैं बोला फ़ोटो ऐसा ही आता है, जैसा दिखता है वैसा ही आता है, साफ़ नहीं होता। अच्छा। तो बोला साफ़ होता है। मैं बोला लेकिन मुझे भी पता है होता है, लेकिन मुझे नहीं आता था ना। राइट। तो 10 रुपये का उस टाइम पे मैंने वो स्कैन किया था, और 10 रुपये मैंने प्रिंट के दिए थे, और 80-90 समथिंग मैंने फ्रेमिंग के दिए थे। मेरा हो गया था 100 रुपया खर्चा। तो मैं बोला 120 देने का। 20 रुपये बहुत बहुत ज्यादा लगते थे, बहुत ज्यादा मुझे, क्योंकि मुझे 10 रुपये तो मिलते थे रोज के घर से, उसमें से 8 रुपये खर्च हो जाते थे, 2 रुपये बचते थे। मुझे 20 रुपये बहुत ज्यादा लगते थे, मैं 20 ही ज्यादा बोला। फिर मैंने सोचा कि ये अच्छा है। मैं जहाँ पे काम करता था कारखाने पे, मैंने वहाँ पे सबको बताया अगर किसी को छोटे फोटो में से बड़ा फोटोज बनाना तो मैं बना दूंगा। ओके। तो मुझे काम मिलने लगा, ऐसे ऐसे कारखाने से मिलता था, आजू बाजू में से मिलता था, लेकिन प्राइस में मुझे ऐसा नहीं लगता था कि यार मैं कैसे जानूं क्या प्राइस है। तो मैंने अलग अलग स्टूडियो पे जाना स्टार्ट किया, और मैंने उसको बोला कि अगर मुझको 10x12 साइज का फोटो निकलना है तो कितना पैसा होंगे। वो बोले 350। मैं बोला क्या बात कर, मैं तो 120 लेता था, इसमें तो बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो मैं बोला अच्छा है चलो भाई। तो फिर मैंने प्राइस 350 तो नहीं ले सकते, क्योंकि हर कोई मार्केट के हिसाब से नहीं पे कर सेट हो सकता जी। तो मैंने 250-200 ऐसा सब चार्ज लेना स्टार्ट किया। फिर वेडिंग का मुझे ऐसे ही थॉट्स आ गया कि भाई ये सब कर सकते हैं तो वेडिंग में क्यों नहीं कर सकते। लेकिन तब मैं ना वो बेसना वाले ही फोटो बना। बेसना मीन्स को जब एक्सपायर हो जाते हैं ना जी, लोग, जी, जी। तब उसके वो दिन सब रात को बैठते हैं ना, उसको हमारे गुजराती में बेसना बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, आप कमेंट करते हैं ना। फ्यूनरल। तो बेसना था वहाँ पे, वो सब मिलते हैं ना। तो मैंने ऐसा थॉट्स किया कि यार इसमें तो मैं क्रिएटिविटी नहीं कर पाऊंगा, ये तो सिर्फ कोई एक्सपायर हो जाता है तो ही मुझे फोटो मिलता है, मॉडलिंग वगैरह फोटो नहीं मिलते। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, मुझे मॉडलिंग के फोटो मिले। मॉडलिंग के आते थे फेस फिट करने के ऐसा सब कुछ, लेकिन पता नहीं था। तो मैंने सोचा चलो कोई फोटोग्राफर से पूछते हैं कि भाई मुझे ये सीखना है व्हाटएवर। तो मैं आजू बाजू में जो भी अच्छे स्टूडियो होते हैं ना, जहाँ पे पोस्टर अच्छे लगाए हो बेबी के, मॉडलिंग के, तो मैं वहाँ पे जाता था। तो बोलता था भाई मुझे ये सीखना है, आप मुझे सिखाओगे। तो जो रिटर्न आंसर मिलता था ना, ये होता था आपको 1 साल 1.5 साल मेरे यहाँ पे काम करना पड़ेगा, जो अभी भी कंटिन्यूस है, सब फोटोग्राफर बोलते हैं जी। और पैसे नहीं मिलेंगे। तो मैं बोला यार ये दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि अभी पैसों की दिक्कत की वजह से तो पढ़ाई छोड़ दी, छोटे बड़े काम किए, तो पैसे बगैर नहीं हो सकता। मैं बोला मैं हर कोई काम कर लूँगा आपके यहाँ पे, मुझे पैसे की ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं हो सकता, पैसे के बगैर आप नहीं कर पाओगे। राइट। तो मैं बोला था अभी मैं कैसे करूँ, इसको मैनेज कैसे करूँ। तो मुझे ना ये बहुत कम लोगों को पता है ये स्टोरी मैं कैसे सीखा, क्योंकि मुझे वर्कशॉप में भी बहुत लोग पूछते हैं कि भाई आप कहाँ पे कोर्स किया, आप कैसे सीखे, आपने कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो मैं कैसे सीखा ना आज आपको बताऊंगा ये हेतवी के पॉडकास्ट के जी एब्सोल्युटली।
सो मतलब फोटोग्राफी की जर्नी विपिन भाई की ऐसे स्टार्ट हुई कि सबसे पहले फोटोग्राफर ऐसे होंगे जो फ्यूनरल पे पिक्चर्स क्लिक किया और वहां पे वो पिक्चर्स बड़े करके वो लोग सेल कर रहे थे. सो दिस इज अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी, एक तो है ही. सो जैसे कि विपिन भाई ने बताया, द वन ऑफ द वेरी इंस्पायरिंग, विपिन साई ने बताया कि वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी. और बहुत सारे जो भी इनके वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हैं सबको जानना है कि सर खुद कहाँ से सीखे हैं फोटोग्राफी. सो ये तो एक राज है. बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि आप मुंबई जाके या फॉरेन जाके या आउट ऑफ कंट्री जाके सीख के आए हो. सो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दैट? ऐसा कुछ नहीं है कि फॉरेन जाके या फिर कोर्स करके, छोटा सा फंडा है. मैं बहुत जगह पे, मैंने अभी बोला ना, बहुत जगह पे मैं फोटोग्राफी के लिए पूछने गया था कि भाई सीखना है, व्हाटएवर, जो भी मुझे आंसर मिलते थे मैंने आपको बताया. फिर दिमाग में एक थॉट्स आया कि क्यों ना एक काम करें, हर कोई स्टूडियो में जाके मैं खुद का ही फोटो खिंचवाऊंगा ताकि वो लाइट टेक्निक में देख सकूं थोड़ा बहुत, और मैं उसको बोलूंगा भाई मेरे सामने तू फोटो बना दे. जैसे कि वो इमरजेंसी फोटो पहले आते थे, 30 रुपये की 8 कॉपी आती थी पासपोर्ट साइज. तो मैंने ऐसा सोचा कि भाई मुझे डेली का 10 रुपये मिल रहा है घर से और मैं ज़्यादा नहीं मांग सकता था क्योंकि घर के हालात थोड़े वो टाइप थे. तो मैंने सोचा कि मैं सब स्टूडियो में जाके अपनी फ़ोटो खिंचवाऊंगा और पैसे दूंगा और वहाँ पे जो भी होगा वो मैं फील करके सीख लूँगा. तो मैं हर सैटरडे को, मुझे 10 रुपये मिलते थे, मेरे 8 रुपये खर्च हो जाते थे, रिक्शा वॉटेवर जो भी था, तो 2 रुपये मेरे बचते थे. तो मैंने क्या सोचा, मैं एक टाइम ऑटो में जाता था, एक टाइम चल के जाता था, तो मेरे 6 रुपये बचते थे उस टाइम. तो मैं एक वीक के अंदर जो भी 30-40 रुपीज होते थे वो मैं लेके जाता था कोई अच्छे स्टूडियो में, जैसे मुझे लगे कि ये भाई यहाँ पे अच्छे पिक्चर्स निकलते होंगे, यहाँ पे पोस्टर अच्छा है, बेबी के फोटो अच्छे है, मॉडलिंग फोटो अच्छा है. तो मैं वहाँ पे हर सैटरडे को कोई ना कोई स्टूडियो में ढूंढता था. तो मैं वहाँ पे जाता था, उसको बोलता था भाई अर्जेंट पासपोर्ट फोटो निकालना है लेकिन मस्त आना चाहिए, थोड़ा मॉडलिंग जैसा. Okay. तो वो बोले ठीक है 40 रुपये की 8 कॉपी आपको मिलेगी. मैं बोला कोई नहीं, चलो ठीक है. तो ऐसे में जाता था, तो वहाँ पे वो लोग बनाते थे, मेरे सामने बनाते थे. पर क्या होता ना, कभी कभी कोई जगह पे हो ना, उस टाइम पे फोटोग्राफर को पता होगा कि एक्शन करके आता था, एक्शन करके जिसको F5 दबाते हैं ना, एक ऑटोमेटिकली फोटो बन जाते हैं. अच्छा. उसको बनाने ही नहीं पड़ते थे. Okay. वो एक्शन सेट करके होती थी वहां पे, F5 F10 ऐसा. तो कोई जगह पे जाता था, एक तो अपना तो यार एक वीक का पैसा होता है, तो एक्शन लगा देते थे F5, तुरंत फोटो बन जाते हैं, अपना तो 40 गया. अच्छा. मतलब इतनी सारी सेविंग्स, 40 रुपए बचाए पूरे महीने में, वो सेविंग गई. या. तो फिर अभी जितना खुश हो रहा ना बताने में, उस टाइम पे उससे दुगना सैड होता था मैं कि भाई अभी मैं क्या करूं. जैसे कि कैसा होता है ना, पता है, आप अगर रेडी हो रहे हो, एज ए गर्ल्स की बात करूं मैं, अगर वो रेडी हो रही हो और उसको लेट हो रहा हो और लिपस्टिक यहां तक चली जाए, तो कैसा फील होगा? बहुत दर्दनाक. तो पूरा मेकअप करना पड़ेगा. वो चीज मैं कंपेयर करूंगा, नॉर्मली सी है बात. तो मुझे बहुत हर्ट होता था उस टाइम पे. फिर मैं अगले सैटरडे का इंतजार करता था. तब तक मैं क्या करता था, हर दिन में अपना रूट चेंज करता था. यानी कि मैं जिस कारखाने में बैठता था वहां से मेरे घर का रास्ता आधे घंटे का होता था. मैं हर बार रूट चेंज करता था. अगर मंडे को मैं ये रूट से गया, ट्यूसडे को मैं वो रूट से गया. हर रूट पे कोई ना कोई स्टूडियो वाला होता है जी. तो मैं हर बार नए रूट से जाता था ताकि मैं देख सकूं अलग अलग स्टूडियो में कौन सा अच्छा है. तो फिर जो भी अच्छा लगता है मैं सैटरडे वहां पे जाता था. सो मतलब ऐसे आपने एक्सपीरियंस लेके सीखा है कि व्हाट इज फोटोग्राफी. मतलब बाद में एक स्टूडियो मिला फाइनली. शायद 6 महीने बाद. 6 महीने मैंने ऐसे ही पैसे गवाए, व्हाटएवर जो भी था. 6 महीने बाद एक स्टूडियो पे गया. वहाँ पे नॉर्मली मैं वहाँ पे बैठा तो उन्होंने मेरे फोटो लिए. फिर वहाँ पे ना साईं बाबा के भजन चल रहे थे. अच्छा. हाँ. तो मुझे वो भजन, वैसे साईं फोटो नाम भी वहाँ से आया मेरे दिमाग में. I was about to ask the question कि हर जगह पे उनके, इवन द ओनर ऑफ साईं फोटो, तो मुझे पूछना ही था कि साईं के पीछे का राज क्या है. एक तो आप साईं बाबा को बहुत मानते हो, साईं जी को, मुझे वो भी पता है, बट लेकिन ये थॉट कैसे आया? क्योंकि हर लोग अलग भगवान को मानते हैं, बहुत कम लोग हैं जो साईं बाबा को मानते हैं. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तब मैं ना कृष्ण भगवान और हनुमान जी को बहुत मानता था उस टाइम पे. ओके. हाँ, मैं घर पे भी जाता था ना, मेरा रास्ता बहुत सुनसान होता था, तो मैं हनुमान चालीसा पूरी गाता था ताकि मैं घर पे पहुंच सकूं, डर की वजह से जी. तब मैं बहुत क्लोज था हनुमान जी के और कृष्ण भगवान के, क्योंकि जन्माष्टमी बहुत अच्छी से मनाते थे हम लोग.
तो उस टाइम पे मैंने साईं बाबा के भजन मैंने आई थिंक फर्स्ट टाइम सुने वहां पे। ओके। तो मैं बोला बहुत अट्रैक्ट हो गया डायरेक्टली। हाँ। और मैं उनसे ये नहीं पूछ पाया कि मुझे सीखना है, मुझे वहां पे पूछना था, लेकिन मैं बोल ही नहीं पाया क्योंकि मुझे वो भजन चाहिए थे। अच्छा। तो मैंने उन्होंने मुझे सामने से पूछा आपको कुछ बोलना है? मैं बोला हाँ मुझे ये भजन चाहिए। मैंने उसको ऐसा बहुत ही रेयर फेस करके मैंने उसको बोला, हाँ। जैसे वो मांग रहे हो ना भीख जैसा हाँ ऐसा। हाँ हाँ हाँ। तो बोले हाँ ठीक है कोई नहीं ले जा। तब है ना डीवीडी में आते थे, जी, तो जी, डीवीडी का भी जी। प्राइस होता था 50 रुपये 30 रुपये ऐसा प्राइस होता था। तो मैं कंफ्यूज था, पेन ड्राइव नहीं थी उस टाइम पे। या मैं कंफ्यूज था कि अभी इनको ऐसे कैसे बोलूं आप मुझे डीवीडी दो। दो। उनको ऐसा लगता था ये मुझे डीवीडी देगा मैं उसमें डाल के इसको दे दूंगा, कॉपी। लेकिन मुझे यही बोलना था कि आप मुझे डीवीडी दे सकते हो ऐसा। ओके। तो वो बोले ठीक है ले जाना। मैं बोला ऐसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे ये डीवीडी आप दे सकते हो। मैंने उसको ऐसा बोला, मैं गुजराती में थोड़ा बोल के दिखाता हूँ मैंने वहाँ पे किस हिसाब से किया। मैं बोला મારી પાસે પૈસા નથી, તમે ડીવીડી આપી શકો મને, મારે બહુ ગમે છે આ ભજન। तो उसको कौन जाने कहाँ पे टच हो गया मुझे नहीं आइडिया। उन्होंने तुरंत वो बज रही थी चालू में से पाउच करके उन्होंने डीवीडी राइटर से और डीवीडी निकाला और बोले ये जा ले जाए के। तो मुझे ऐसा लगे कि यार कुछ है यहाँ पे। तो उन्होंने सामने से उसी टाइम बोला कि तुझे कुछ और भी पूछना था, तू पूछ ले चल। अच्छा। तो मैं बोला मुझे ये सीखना है फोटोग्राफी। मैं बहुत जगह पे गया था लेकिन मुझे आंसर सही नहीं, मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ था। तो मुझे ये सीखना है। अभी जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूँ ना वो टाइम पे ये वर्ड्स नहीं थे। हाँ गाइज आप ये नोट कर लेना पहले तो दिमाग में, क्योंकि ऐसे वर्ड्स नहीं थे उस टाइम पे। अभी तो हम लोग ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं, इसीलिए ये वर्ड्स हो। तब थोड़ा बहुत डिफरेंट था वहाँ उस टाइम पे। तो मैंने बोला मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया था, मुझे ये सीखना है और मुझे फील्ड में आना है। राइट। तो बोले अरे उसमें क्या है भाई, तू किधर रहता है? मैं बोला इधर रहता हूँ लेकिन मेरा कंप्यूटर उधर है। तो वो बोले एक काम कर चल मेरे साथ। तो वो उसी टाइम पे वो खड़े हो गए और गए हम लोग। तो उन्होंने कंप्यूटर में जो मेरे दोस्त का था, बाद में उसने मुझे दे दिया था। मेरे मामा है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था कि भाई तुझे लेना है तो ले ले ऐसा कंप्यूटर। तो वो कंप्यूटर पे वो मेरे घर पे आ चुका था तब। तो वो उसी टाइम पे आए और पहले नेरो था डीवीडी राइट करने के लिए, नेरो आपको पता होगा। तो पहले नेरो डाला, फिर म्यूजिक प्लेयर डाला, फिर वीएलसी डाला, 4-5 जो भी जरूरत की चीजें थे ना वो सारे सॉफ्टवेयर मुझे इंस्टॉल कर दिए उन्होंने उसी टाइम। राइट। तो मुझे खुश हुआ, लेकिन मैं ये भी डर था कि ये अभी चार्ज क्या बोलेंगे कि क्या बोलेंगे यार इतना पैसा ऐसा। तो मैं बोला बाद में डर के, मैं बोला कि अभी मुझे आपको कितना देना है, क्या देना है? तूने जो लिया है ना वो मेरे लिए बहुत है। जो अभी तक मेरे पास किसी ने साईं बाबा के भजन नहीं मांगे, तूने पहली बार ऐसा कोई था जिसने साईं बाबा के भजन मांगे। हर कोई आता है पैसा मांगता है वगैरह वगैरह। वो उस टाइम पे बहुत ऐसा इमोशनल जैसा हुआ था। बोला हर कोई पैसा मांगता है, फोटोज मांगता है, फ्री में वीडियो बना दो ऐसा बोलता है। तूने पहली बार ऐसा हुआ कि साईं बाबा के भजन मांगे, और वो भी बड़े साईं भक्त है, राजू भाई सावलिया करके उनका नाम है। तो मैंने उनको बोला कि अभी क्या करें, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। धीरे करके मैं तो कारखाने में था, वो मेरे पापा के साथ कैमरा लेके भी आ गए। 19,000 का कैमरा पहला लिया था। वो बोले तेरे से पैसे होंगे तब देना, कैमरा भले मेरे पास है, तेरे को कभी भी मतलब बेसिकली आप उनके साथ स्टूडियो में वर्क करने के लिए जुड़ गए थे? नहीं जुड़े नहीं थे, वो अपने हिसाब से थे, क्योंकि मैं जुड़ नहीं सकता था, मुझे पैसों की जरूरत थी उस टाइम। और आप ऑलरेडी डायमंड में काम डायमंड में काम करते करते जब भी मुझे कुछ ऐसा काम मिलता था तो मैं उसके पास सपोर्ट के लिए बोलता था, भाई इसका मैं क्या करूं, इसको मैं कैसे हैंडल करूं। एज अ फ्रीलांस आप उनके साथ वर्क कर रहे थे? जैसे अभी के फोटोग्राफर्स एज अ फ्रीलांस पार्ट टाइम वर्क करते हैं ऐसे मैंने काम किया उनके साथ। ओके, सो मतलब ये फ्रीलांस, बहुत सारे फोटोग्राफर्स का ऐसा है कि फ्रीलांस काम नहीं किया जाता, बट यस फ्रीलांस भी अर्निंग काफी अच्छी हो जाती है। स्टार्टिंग में आपको करना ही पड़ेगा। भगवान आके आपको काम नहीं देने वाला, आपको काम ढूंढना पड़ेगा मार्केट में। देखो एक चीज है, अगर आप किसी चीज के साथ जुड़ना चाहते हो और वो आपको जुड़ाना चाहता है तो आपको भागना नहीं पड़ेगा, वो आपको भगाएगा और उससे मिलाएगा भी। लेकिन उनका काम है सिर्फ मिलाना, निभाना अपने ऊपर है। वेरी ट्रू। आप कैसे निभाते हो, आप उसको किस तरह से रखते हो, अगर वो चीज हो, इंसान हो, पैसा हो या फिर कुछ भी हो, निभाना आपके हाथ में, देना उनके हाथ में, और वो देगा भी, क्योंकि आपका निश्चित है जुड़ना। भाई आप भागोगे नहीं भागोगे, वो आपको अगर उधर भागोगे उधर से पुश करेगा, इधर भागोगे इधर से पुश करेगा, आपको उससे जुड़ा ही देगा। लेकिन मिलाएगा, निभाएगा आपको, निभाने का आपको ही है। एब्सोल्युटली।
और मतलब बहुत सारे फोटोग्राफर्स ऐसे भी है मार्केट में जिसके परिवार वाले सपोर्ट नहीं करते, तो आपको भी फैमिली का सपोर्ट पहले से था या आपने कन्विंस किया अपने पूरे परिवार को कि हाँ मुझे ये फील्ड में जाना है? क्योंकि फैमिली का सपोर्ट फ्रीलांस वर्क करने में कभी नहीं होता है, मुझे जहां तक पता है। वो मैच्योर फैमिली होता है ना, उनका होता है ऐसा। अच्छा। मेरी फैमिली मैच्योर नहीं थी क्योंकि अभी मैं डीप में नहीं जाऊंगा, हाँ। लेकिन तब मैंने फर्स्ट टाइम, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी स्टडी आपको शायद पता होगा या नहीं होगा, किसी को भी बहुत लोग पूछते हैं, वर्कशॉप में भी पूछा गया था कि आप कहाँ तक पढ़े हो, तो ये हिंदी मस्त निकल जाती है, ओके, इंग्लिश में थोड़ा फाफा पड़ता है, लेकिन 6 तक में यही तक आया था हिंदी अच्छा। तक ही पहुंचे थे इंग्लिश की बारी नहीं आई थी। तो मैं 6वीं में था, तो मैंने माहौल ऐसा देखा है घर पे अपना कि मैं दूसरे दिन जो भी काम मिले वो करने निकल गया था। तो उसमें मुझे एक काम मिला था, मेरे बाजू में एक अंकल रहते हैं, उन्होंने बोला कि 2-3 दिन पहले उन्होंने बोला था कि भाई कोई काम करने लायक बच्चा हो तो बोलना, ऐसा। तो मैंने सुना था उनके पास, तो मैं डायरेक्टली दूसरे दिन उधर ही चला गया, स्कूल पे नहीं गया था। वहाँ पे डेली के 10 रुपये मिलते थे। और वो क्या मतलब काम क्या था? वो काम था, एक चप्पल की लारी थी वहाँ पे, जो भी अगर कोई पर्सन सिलेक्ट नहीं करता है तो पैकिंग निकल गया होता है, तो उसको पैक करके वापस अपनी जगह पे रखना। बड़ौदा में था वो, ऐसा काम था। तो 10 रुपये मिलते थे। तो घर पे 3 दिन तक पता नहीं था कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ या स्कूल पे जा रहा हूँ। तो तब मैं थोड़ा स्टडी में बहुत होशियार था, वो बोलते हैं ना क्या, मॉनिटर था मैं, मॉनिटर अपने क्लास में मैं मॉनिटर था। ओके। तो वहाँ पे 3 दिन बाद जो हमारे सर थे ना, वो भी मेरे फैमिली को जानते थे, वहाँ पे निकलते थे रास्ते में, तो घर पे भी आते थे। तो उसे लगा यार 3 दिन हो गए, ये कभी ऐसे नहीं करता। तो घर पे आए, बोले कि क्या हुआ, कोई बीमार है? तो मेरे पापा को पता चल गया, घर पे पता चल गया कि ये स्कूल नहीं जाता। तो मुझे घर पे बिठाया रात को, फिर पहले तो 2 चपाट लगाया, बाद में बोला क्या करता है? तो मैं बोला मुझे नहीं पढ़ना है, मैं काम करूंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा। पैसे कमाएगा कैसे? ऐसे गुल्ली गुल्ली मार के? मैं बोला नहीं, मैं गुल्ली नहीं मार रहे थे, मैं काम के लिए गया था। कहाँ पे? मैं बोला यहाँ पे। तो वो बाजू वाले जो भाई थे ना, उनको बुलाया घर पे, ये आपके यहाँ पे आता है? हाँ। आपको नहीं पता? इसने तो बोला था, हाँ पापा को पता है, वही बोल रहे थे, हाँ जाना ऐसा। अच्छा, मतलब सारा जोल जाल झूठ हाँ मूठ बोल हाँ, के। मैं जुगाड़ करने में पहले से मास्टर हूँ, सबको पता है। तो तब जो हमारे सर वहाँ पे बैठे थे, उसी टाइम पे सब हुआ था। तो हमारे सर ने मुझे साइड में ले गए, और शांतिलाल करके सर थे नालंदा स्कूल के, ओके। वो मुझे साइड में ले गए। उन्होंने बोला तू ऐसा क्यों करता है, तू स्कूल क्यों नहीं आता? तो मैंने उसको बोला कि अभी पापा माचिस लेने के लिए भी थोड़ा बहुत सोचेंगे। तो मैंने बहुत गंदा माहौल देखा था, अगली रात को बहुत गंदा माहौल था, मैं नहीं बोलूँगा। तो मैंने उनको बताया कि ये सब हुआ। तो बोले ठीक है चल, तू पढ़ाई कर लेना, तब तक का खर्चा मैं दूंगा तेरा, लेकिन तू पढ़, बराबर। तो मेरे मामा भी वहाँ पे बैठे थे, मेरे बाजू वाले भी थे, सर भी थे, मम्मी पापा भी थे। तो पता नहीं ये वर्ड्स मेरे मुंह से उस टाइम पे कैसे निकल गए, जब भी मैं अभी भी सोचता हूँ कि मैं ऐसा बोल गया। बहुत बड़ी लाइन थी वो। मैंने उसको बोला कि नहीं, आप है ना, जब तक मैं पढ़ूँ ना, मेरा घर का खर्चा दे दो, मैं अपना उठा लूंगा। अच्छा। तो वो सुन के वो सारे शौक हो गए। मेरे सर बोले कि भाई तू अभी मत पढ़। मेरे सर बोले कि तू मत पढ़, तू काम कर ले, बराबर है, तुझे नहीं आना है। अगर तुझे पढ़ना है तो मैं टीचर को यहाँ पे भेजूंगा। लेकिन मैंने वो भी मना कर दिया, क्योंकि बाद में वो इंटरेस्ट नहीं रहता अपने को। हाँ, interest एक नहीं ब्रेक रहता। लग जाता है लाइफ हाँ, में। और मुझे वो गोल दिख गया था, मुझे पैसे कमाने हैं, कमाने बस हैं। मुझे पैसे कमाने हैं, और वैसा हो गया वो था। भी इसीलिए क्योंकि आपने अपने घर में फाइनेंशियल क्राइसिस हाँ, देखे थे। हाँ, वो सब था। तो फिर वैसे सपोर्ट की अभी मैं बात करूँ, तो मेरे पापा ने उस दिन से लेके आज तक कभी ऐसा फोन नहीं किया कि तू कहाँ है, तू क्या कर रहा है, तू कब आएगा, तूने खाया, तूने मिस के तू सोया, वगैरह वगैरह। तो मुझे वो हर्ट नहीं करता उसके फ़ोन नहीं आते हो, मुझे सपोर्ट मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलता है। क्योंकि मैं घर पे जाता हूँ तो मुझे पूछते हैं कि आज ये सब्जी बना देते हैं, क्योंकि मुझे जो पसंद होता है ना वही चीज़ बोलते हैं वो लोग। और हर बार एक कॉल आता है, हर दिन में एक कॉल आता है, आज हूँ बनाऊँ, आज क्या बनाए बोल। उस दिन से आज तक अभी भी वो कॉल आ रहा है, मेरी पसंद की ही चीज बनाने के वो बोलते हैं मुझे खाने के लिए। अगर वो लोग कुछ और खाने फिर भी मुझे कॉल करते हैं
कि तुझे क्या खाना है वो बनाए। और सपोर्ट मुझे पहले से बहुत सपोर्ट मिला है। मैं कुछ भी काम करूं, मुझे आज तक एक क्वेश्चन नहीं किया तू कितना कमा रहा है, तू आज कहाँ पे, तू कल कहाँ होगा, तू घर कब आएगा, एक भी सवाल नहीं कर रहे हो। और फुल्ली सपोर्ट। अगर मैं बोलूँ उस टाइम पे जब मुझे बाइक लेना था तब मैंने उसको बोला बाइक लेना है, तब पता नहीं था पापा ने कैसे जुगाड़ किया, तो वो बाइक ले आए थे एक। जब वो बाइक वाले पैसे मांगने ना तब पता चला कैसे बाइक लाए थे। ओके। हाँ मतलब इन द जर्नी ऑफ योर लाइफ प्रोफेशन की बात करो तो मम्मी पापा का सपोर्ट तो आपको पहले से ही। था और फैमिली में सबका था। तो मतलब हर सफल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है और आपकी भी लाइफ में एक बहुत प्यारी सी औरत है। और बहुत लोगों को ऐसा भी मानना है कि फोटोग्राफर्स को वाइफ नहीं मिलती कौन कह रहा माँ की और ऐसा मिथ भी है कि फोटोग्राफर्स की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स भी होती है। तो मुझे ये जानना है कि आपकी जो वाइफ है, इज शी योर फर्स्ट लव?